नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में इस समय बॉर्डर पर खासतौर से लद्दाख और अक्षय चीन का जो क्षेत्र है उस बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने कैंप डाले हुए हैं और लगातार सैन्य संसाधन दोनों ही देशों के बढ़ते चले जा रहे हैं। केवल आर्मी ही नहीं, एयरफोर्स भी दोनों देशों की लगातार इन क्षेत्रों में प्रवेश करती चली जा रही। अर्थात एक बड़ी समस्या जो है वो अचानक से उभर कर सामने आई है। और ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये कोई ऐसी तो है नहीं कि अभी तात्कालिक होगी, क्योंकि ये समस्याएं हम बहुत पहले भी झेल चुके हैं। 1962 की लड़ाई हो, 1967 की परिस्थितियां हों, हमेशा अक्सर होता रहा है। तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई है इसके ऐतिहासिक पक्ष क्या है, इसके भौगोलिक पक्ष क्या है और इसके वर्तमान या तात्कालिक पक्ष क्या है, इन तीनों ही तथ्यों को हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे। आज की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, जो तात्कालिक स्थिति है, तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई वो खास तौर से जब भारत ने इस क्षेत्र में एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया जो भारत ने अपने ही भूभाग पर किया है। अर्थात यहाँ पर किसी विवादित क्षेत्र पर, अक्षय चीन के क्षेत्र पर नहीं किया, या चीन जिन क्षेत्रों को कहता है हमारा है उन क्षेत्रों पर नहीं, भारत ने अपने क्षेत्र पर किया। वहां पर उसके बाद चीन ने खासतौर से जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, सिक्किम का एरिया, सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में अपनी सेनाओं को प्रवेश करवाया। वहां पर जैसे ही सेनाएं प्रवेश करती हैं, सीधा सा मतलब था कि भारतीय सेनाएं उनका प्रतिरोध करेंगी। दोनों ही सेनाओं के बीच में हाथापाई की स्थितियां आई, क्योंकि दोनों ही के बीच में ये तय है कि वो हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मारपीट हाथापाई की स्थिति आई और ये पूरी बेल्ट में बढ़ती चली गई। अर्थात सिक्किम के बाद यह आपका लद्दाख के क्षेत्र में, पैंगोंग झील के क्षेत्र में, उसके बाद फिर ये आपके ये पैंगोंग झील, उसके बाद गालवन झील के क्षेत्र में। अर्थात ये पूरी की पूरी बेल्ट में ये समस्या, LAC जिसे कहें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर ये समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद चीन ने इन क्षेत्रों पर अपने हेलीकॉप्टर्स से गश्ती प्रारंभ कर दी और उसी के विरोध में कहीं ना कहीं भारतीय एयरफोर्स जो थी उसने सुखोई के माध्यम से इस पूरे के पूरे बेल्ट पर गश्ती प्रारंभ कर दी। अर्थात सेनाएं जो हैं वो सीधे सीधे एक दूसरे के सामने आ गई। और बिल्कुल लेटेस्ट स्थिति ये है कि चीन ने इन क्षेत्रों पर बहुत बड़ी मात्रा में कैंप लगाए हुए हैं और इन कैंप में लगभग 5000 से ज्यादा सैनिक यहाँ पर उतार दिए हैं, नियुक्त कर दिए हैं। अर्थात समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर बनती चली जा रही और इतनी बड़ी कि हो सकता है कि ये डोकलाम 2016 से ज्यादा बड़ी समस्या हो सकती है। आइए पहले इसके भौगोलिक स्वरूप की बात करें कि ये भौगोलिक स्वरूप इसका कैसा है। देखिए, जब हम अक्षय चीन की बात करते हैं, अक्षय चीन एक शब्द की रूप में ये उइगुर जो भाषा है, उइगुर भाषा का एक शब्द है और उइगुर भाषा में अक्षय चीन का मतलब होता है सफेद रेगिस्तान की घाटियां या सफेद पथरीले रेगिस्तान की घाटियां। लेकिन जो चीन शब्द लगा है, चीन शब्द को चीन ने अपने ढंग से डिफाइन किया और उसने कहा चीन की सफेद रेगिस्तान की घाटियां। अर्थात उसने चीन को चीन संबोधित किया, जबकि उइगुर में चीन का मतलब होता है रेगिस्तान। उसका अपना ये एक स्वरूप था और उसकी स्थिति में 1950 के दौर में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का ये अक्षय चीन का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, उस क्षेत्र पर उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1963 की स्थिति में पाकिस्तान का ये जो पीओके का क्षेत्र था जो लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का था, वो 1963 में चीन को उसने एक संधि के माध्यम से दे दिया और लगभग ये दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षय चीन के 4300 वर्ग किलोमीटर, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन जाता है। या अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसका लगभग 1/5, 1/5 भाग या लगभग 15%, 16% भाग जो है वो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बनता है अक्षय चीन का। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है भौगोलिक आधार पर कहीं ना कहीं बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है, खारा क्षेत्र है या नमक का क्षेत्र है। दूसरी चीज यहाँ पर मानसून बेहद बेकार है। भारत का लद्दाख का क्षेत्र तो आप जानते ही हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो शीत रेगिस्तान का क्षेत्र, कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्र है, वो ये क्षेत्र है।
वनस्पति के नाम पर कुछ नहीं है, बर्फ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बर्फ जमी हो, खासतौर से इस क्षेत्र में तो बर्फ भी नहीं जमा है। तो ये बिल्कुल पथरीली भूमि का, नमक का क्षेत्र, बेकार क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र अर्थात अनुपयुक्त क्षेत्र है, लेकिन सामरिक महत्व से तो बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। कारण ये है कि ये तो चीन ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया ही हुआ है, भारत का बॉर्डर लगता है, दूसरा पाकिस्तान का पीओके का क्षेत्र जो है ये यहाँ पर है। तो तीन देशों की सामरिक महत्व का कहीं ना कहीं ये क्षेत्र उभर कर सामने आता है। तो ये इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। दूसरी चीज है गालवन नदी का क्षेत्र, जहां पर यह समस्या इस समय सबसे बड़ी विकराल रूप से उभरी है। इसके बगल से ही भारत ने ये अपनी रोड कंस्ट्रक्ट की, इसका निर्माण किया, और ये नदी का क्षेत्र है जो गालवन नदी कहलाती है, जो बह रही है। उस क्षेत्र को चीन के द्वारा ये कहा गया कि यह उसका क्षेत्र है जहां पर भारत ने रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, अवैध निर्माण किया है, चीन का आरोप है। अर्थात भारत उसके क्षेत्र में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है, निर्माण करवा रहा है, सेनाएं भेज रहा है, इत्यादि इस तरह के आरोप उसने लगाए। और दूसरी चीज, भारत का ये कहना है कि ये भारत का क्षेत्र है, अर्थात उसने किसी भी तरह से सीमा संधि का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, वहां पर ऐसे किसी भी निर्माण को नहीं किया जहां पर डिस्प्यूट एरिया है या विवादित क्षेत्र है, उसने अपने ही क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूरा का पूरा किया है। दूसरी चीज ये है कि 1950 के दौर से तो यहाँ पर चीन अपना कब्जा किए ही हुए है, चीन ने अपना कब्जा गालवन के क्षेत्र में भी किया हुआ है। और 1962 की जो लड़ाई हुई भारत और चीन के बीच में, वो उस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर केंद्र था लड़ाई का, वो भी गालवन का यही क्षेत्र था, गालवन नदी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 1962 की लड़ाई का केंद्र बिंदु भी बना हुआ था। और आजकल की स्थिति यह है, अक्साई चीन हो या गालवन का क्षेत्र हो, चीन ने इसे अपने सिचियांग जो प्रांत है उसका हिस्सा बनाकर रखा हुआ है, और वह पूरी तरह से इसको अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अवैध निर्माण, कई सारे निर्माण, एयरपोर्ट से लेकर सेना से संबंधित निर्माण लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच विवाद की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर हम ऐतिहासिक पक्ष की ओर जाएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह वो रास्ता है जो भारत का रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट से जुड़ता था, चीन से आने वाला जो सिल्क रूट था, चीन के पूर्वी हिस्से से जियांग प्रांत से जो सिल्क रूट गुजरता था, और वो सीधे सीधे मध्य एशिया और मध्य एशिया से होकर सीधे जाता था वेनिस इटली में, और वहां पर भारत के जो उत्तरा पथ था और दक्षिणा पथ था, वो दोनों क्रॉस करते हुए, मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए सीधे अगर कहीं पर मिलते थे तो ये इन्हीं क्षेत्रों में मिलते थे। अर्थात यह आज नहीं, लगभग 3000 वर्ष पहले तक की परिस्थिति है, जो बहुत पुरानी थी। अंग्रेजों के समय की बात करें तो लगभग 1842 के आसपास, 1842 नहीं 1834 के आसपास, जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था, खासतौर से पंजाब का जो क्षेत्र था, इन्होंने पंजाब की जो सिख राज्य था उसने अपना विस्तार कर आगे बढ़ाया, तो पूरा कश्मीर उनके अधीन चला गया, और उन्होंने लेह और लद्दाख का ये जो क्षेत्र था उसको भी अपने अधीन घोषित कर दिया। अपने अधीन घोषित करने की परिस्थिति में ये था कि जब 1846 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने सिख राज्यों को पराजित किया और उनके क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। अर्थात अब ये सिख राज्य से हटकर चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। दूसरी चीज ये थी कि इस स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि रूस का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, इसलिए ये सोचा कि क्यों ना चीन के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उन सभी को सुलझा लिए जाए, और इसीलिए उन्होंने प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले 1865 में 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे सर W.H. जॉनसन। सर W.H. जॉनसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने नक्शे पर, ओरिजिनल नहीं, नक्शे पर एक रेखा खींच दी, अर्थात एक भारत और चीन के बीच में बॉर्डर लाइन खींच दी, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। जॉनसन लाइन मुख्य रूप से ये थी कि ये अक्साई चीन का जो क्षेत्र था वो भारत में था,
अर्थात ये हम कहें कि जो तिब्बत का ये जो क्षेत्र है, तिब्बत का ये पूरा का पूरा क्षेत्र चीन में चला गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भारत के अधीन आ गया था। लेकिन शांति बनी रही, चीन ने उस पर कोई विशेष उस दौर में विवाद नहीं किया। लेकिन 1890 के दौर में, 1890 के दौर में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन खींची गई, और इस लाइन की स्थिति ये थी क्योंकि रूस का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था एशिया के क्षेत्रों में, इसलिए मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के माध्यम से ये क्षेत्र जो था वो चीन को दे दिया गया, और चीन ने इसको सहर से स्वीकार भी कर लिया। देखिए, ये 1890 के दौर की स्थिति थी जब चीन ने इस क्षेत्र को मैकडोनाल्ड लाइन के माध्यम से कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया था, जबकि वो उसका क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं था और उसने इसका विरोध भी नहीं किया, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। 1897 की एक तीसरी कमेटी बनती है ऑर्गन के नेतृत्व में, सर ऑर्गन के नेतृत्व में, और उसने फिर से एक लाइन खींची और फिर से ये जो क्षेत्र था वो फिर से भारत में मिलाने की घोषणा कर दी। 1913 और 14 में एक और कमीशन बनता है जिसे मैकमोहन कमीशन कहते हैं, और मैकमोहन कमीशन ने जो लाइन खींची उसी को मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, और मैकमोहन लाइन के माध्यम से भी अक्साई चीन का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो भारत में कहीं ना कहीं शामिल कर दिया गया। अर्थात केवल एक ऐसी लाइन वो कमेटी थी मार्केटिंग आपकी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, वो कहीं ना कहीं अक्साई चीन को देती थी, लेकिन बाकी सभी कमेटीज ने उसको भारत में ही मिला लिया क्योंकि वो परंपरागत रूप से भारत का हिस्सा कहीं ना कहीं बना हुआ था। लेकिन आजादी हुई भारत की 1947 में, और उसके बाद भारत ने इस पूरे के क्षेत्र को 1865 की जो जॉनसन लाइन थी, उस जॉनसन लाइन के आधार पर यह तय किया कि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो भारत का होगा, और भारत ने प्रारंभिक दौर में एलएसी उसी को माना, और मैकमोहन लाइन थी क्योंकि वो भी बिल्कुल जॉनसन लाइन की तरह ही थी, इसीलिए मैकमोहन लाइन को भारत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन चीन ने स्पष्ट रूप से 1913-14 की मैकमोहन लाइन और 1865 की जॉनसन लाइन को अस्वीकार कर दिया, और उसके स्थान पर मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत अक्साई चीन उसके भाग में चला जाता था, और यही डिस्प्यूट बना रहा। भारत ने जो एलएसी की घोषणा की वो खासतौर से जॉनसन लाइन के आधार पर या मैकमोहन लाइन के आधार पर ही की है, और मैकमोहन लाइन ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कही जाती, केवल इस क्षेत्र को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा सा डिस्प्यूट का पूरा एरिया है। ये समस्या लगातार बनी रही, और यही जो एलएसी है वो भारत और चीन के बीच में यहाँ से लेकर आगे अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 4087 किलोमीटर तक की एक बहुत बड़ी लाइन है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। चीन इस लाइन को स्वीकार नहीं करता है, भारत इस लाइन को स्वीकार करता है, और चीन जो है वो ये आरोप लगाता है कि पहला तो ये चीन भारत का ये क्षेत्र अपने में दिखाता है, दूसरा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र जो हैं वो भी अपने अधीन दिखाता है, सिक्किम का जो क्षेत्र है वो भी अपने अधीन दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश का लगभग जो तवांग का क्षेत्र है 90,000 वर्ग किलोमीटर का, चीन कहता है कि भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो क्योंकि वो उसका दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी चीन का हिस्सा है। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट पर डिस्प्यूट लगातार बढ़े हुए हैं। ये था इसका ऐतिहासिक पक्ष जो हमको दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी चीज ये है, आजादी के बाद 1904 में जो एक समझौता हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय भारत और चीन के बीच में, जहां पर कहीं ना कहीं इस स्वरूप को जो जॉनसन स्वरूप था, जॉनसन रेखा का, उसको स्वीकार भी किया गया था, लेकिन पता नहीं क्या 1950 के दौर में जब ये भारत और चीन के बीच में समझौता फिर से नए सिरे से हुए, खासतौर से 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ, उस दौर में भारत ने उस 1904 के समझौते को किनारे कर दिया कि भारत और चीन की दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिकता का स्वरूप या क्षेत्रों का स्वरूप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही भारत ने, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो या अन्य जो विवाद हो सकते हैं, उन सभी में मित्रता के आधार पर चीन का कहीं ना कहीं समर्थन किया था,
और पंचशील जैसा समझौता भी किया। पंचशील जो समझौता हुआ खासतौर से 29 अप्रैल 1954 को हुआ, जिसमें 5 प्रमुख बातों को स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि दोनों ही देश एक दूसरे की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं समर्थन प्रदान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मानपूर्वक और लाभकारी संबंधों को बनाए रखेंगे, एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो ये 5 समझौते 5 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया था। लेकिन 1954 के कुछ ही समय बाद 1962 में भारत पर आक्रमण होता है और बहुत बड़ा क्षेत्र, खासतौर से ये पूरा क्षेत्र सीधे सीधे चीन में मिला लिया जाता है। दूसरी 1967 में भी फिर से कोशिश की गई, उसके बाद लगातार कोशिश हुई। डोकलाम 2016 का विवाद हुआ, हालांकि वो भारत का सीधा प्रत्यक्ष विवाद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को उसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि भूटान से हमारी ये संधि है कि हम भूटान की रक्षा करेंगे। उसके किसी भी कठिन समय में भारत और भारत की सेनाएं, भारत गणराज्य जो है उसका समर्थन करेगा। और डोकलाम जो क्षेत्र है वो भूटान के अधीन क्षेत्र आता है। चीन वहां की स्थिति बदलने का प्रयास कर रहा था, इसलिए भारत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और लगभग 3 महीने, 2.5 से 3 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बनी रही थी। ये सब इसका ऐतिहासिक स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप है। अब आते हैं तात्कालिक स्थितियों में क्या हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना संकट का ये जो समय है वो सबसे ज्यादा अगर घातक किसी एक देश पर है वो है चीन। ठीक है, मरने वालों की संख्या अमेरिका में, ब्राजील में या यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन जैसे ही ये समस्याएं कमजोर होंगी, कम होंगी, खत्म होंगी, वैसे ही अधिकांश देश WHO और चीन इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाइयां करने के लिए तैयार बैठे होंगे। सबसे बड़ी चीज WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रवेश होना और भारत के प्रवेश के साथ ही चीन की जांच का समर्थन करना, उसके साथ ही गरीब देशों के लिए $2 अरब के मुआवजे के लिए दबाव डालना, जिसको मजबूरीवश चीन ने स्वीकार किया, ये समस्या। दूसरा, चीन से बहुत बड़ी मात्रा में कंपनी इधर उधर या अन्य देशों की ओर पलायन कर रही है, तो सबसे बड़ा गंतव्य जो बनने वाला है वो भारत बनने वाला है, तो ये स्थिति। तीसरा, अगर जांच होती है उसके ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे और ये भी होगा कि उसको बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ तक हो सकता है अपनी अर्थव्यवस्था से बड़ी मात्रा में मुआवजा दूसरे देशों को देना पड़े। इन कुछ कठिनाइयों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं चीन डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। केवल हमसे नहीं है, अमेरिका से भी हो रहा है। अमेरिका से भी लगातार डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं और हमसे भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर विश्व बिरादरी में, वो चीन को के विरुद्ध जा रही हैं, चीन के ऊपर लगातार प्रेशर बनाती चली जा रही है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में युद्ध होगा कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि अगर एक छोटी सी भी घटना यहाँ पर घटित हो गई, जैसे एक गोली भी चल गई, तो फिर यहाँ पर भीषण युद्ध की स्थितियां हो सकती हैं और यह 1962 जैसा सरल नहीं होगा। 1962 में हमारी कुछ कमजोरियां हो सकती थी, लेकिन अब भारत की कोई भी कमजोरी नहीं है इस मामले में और विश्व की परिस्थितियां जो हैं वो भारत के समर्थन में हैं। लगातार अमेरिका भी या रशिया भी या दूसरे अन्य देश जो हैं वो कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट को रोकने और लगातार चीन को कि वह तनाव न बढ़ाए, वो कोशिश में लगे हैं। अर्थात युद्ध की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी, ये 50-50 पर मान सकते हैं। तीसरी सबसे प्रमुख बात यह है इस पूरे के पूरे विवाद में कि क्या डोकलाम जैसे राजनयिक ढंग से वार्ता अचानक से प्रारंभ की जाएगी। तो अभी तो बिल्कुल शांति छाई हुई देशों के बीच में, लगातार बस ये है कि मीडिया, जो वहां का सरकारी मीडिया जो कहीं ना कहीं सरकार की ही बातें लिखता है, वो डिस्प्यूट को लगातार बढ़ा रहा है।
भारत विरोधी बातें, भारत की सेना के बारे में, भारतीय राजनयिकों के बारे में लगातार विरोधी बातें छापता चला आ रहा है, जबकि भारतीय सेना, मीडिया, राजनेता अभी बिल्कुल शांत है, किसी का कोई बयान नहीं है इस पर। हाँ, ये है कि शांति से लगातार काम हो रहा है। चौथी चीज ये है कि चीन इस क्षेत्र में दूसरे देशों को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत के साथ नेपाल का विवाद बढ़ाया गया, उसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है चीन का, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और साथ में ही पाकिस्तान के साथ तो वो एक ऐतिहासिक विवाद ही है भारत का, वो तो होता ही रहता है, लेकिन उसको बैकडोर से सहायता करना या उसको उसकी आवश्यकता की चीजें जिससे डिस्प्यूट बढ़े वो पहुंचाना, उसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं चीन का स्पष्ट दिखता है। तो ये विवाद जो है पूरा अगर विश्लेषण या हम करें तो समझ में आता है ये है नहीं, बनाया जा रहा है, और ये चीन के माध्यम से बनाया जा रहा है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कोरोना संकट के बाद उसके ऊपर कठोर प्रतिबंधों से बचा जा सके, दीनहीन अर्थव्यवस्था दिखाई जा सके, भारत विरोधी परिस्थितियां उत्पन्न करके भारत को दोषी बनाया जा सके। जो भारत में अशांति उत्पन्न होगी तो जो चीन की कंपनीज भागेंगी वहां से, वो पलायन करके भारत ना आ पाए, ये परिस्थिति उत्पन्न की जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया जाए, भारत जो लगातार मेडिकल क्षेत्र में क्रांति करता चला जा रहा उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। तो ऐसी स्थितियां जो कहीं ना कहीं उसको खुद को बचा दे, वो परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है मित्रों, तो ये चीन के साथ डिस्प्यूट की बातें हैं जिसमें सारे पक्ष मैंने लेने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।